हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 10 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर के टॉपिक में अपन जो है थोड़ा सा रसशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका साधारण रस, उपरस, महारस, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका फिक्स रहते हैं। इनसे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साधारण रस ले रहा हूँ। ठीक है, महारस और उपरस ये अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए साधारण रस देखते हैं। तो साधारण रस के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका कंपिल्लक। ठीक है, मेटेलस फिलिपिनेसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, वानस्पतिक जो द्रव्य है ये कंपिल्लक जो है, यूफोर्बिएसी इसकी फैमिली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका जो वृक्ष होता है वो 20 से 30 फीट का होता है। तो वृक्ष क्या है, 20 से 30 फीट का होते हैं। क्या क्या इसके पर्याय हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपिल्लक को क्या है, रक्त चूर्णक बोला जाता है, रक्तांग बोला जाता है, रेचन, रोचन, कर्कश, चंद्र, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो रक्त चूर्णक, रक्तांग, रेचन, रोचन, कर्कश, चंद्र, ये सभी इसके पर्याय हैं। रेचन जो है वो कंकुष्ठ को भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, रेचक जो है वो आपका कंकुष्ठ को बोलते हैं, जबकि रेचन जो है वो आपका कंपिल्लक को बोलते हैं। तो जब रेचक पूछा जाए तो कंकुष्ठ आएगा, और रेचन जब बोला जा रहा है तो वो आपका किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कंपिल्लक के लिए प्रयोग हो रहा है। उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे बात करें तो इष्टिका चूर्ण, संकासम, चंद्रिकायो, अतिरेचनम, सौराष्ट्र देश से ये जो है मेनली उत्पन्न होता है। तो सौराष्ट्र जो आपके देश हैं वहाँ से ये मेनली जो है कंपिल्लक जो है वो प्राप्त होते हैं। इष्टिका चूर्ण के समान चंद्रिका लिए हुए ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रयोज्यांग के विषय में बात कर रहे हैं तो कंपिल्लक को जो फल रज चूर्ण है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रयोग करते हैं, कंपिल्लक का जो फल रज चूर्ण है उसका प्रयोग करते हैं। इसके गुण के विषय में बात करें तो वर्षा ऋतु में पुष्प, शीत ऋतु में फल कटु रस तथा उष्ण वीर्य वाला होता है, वह अतिरेचक होते हैं। तो वर्षा ऋतु में पुष्प जो है वो रेचक होता है, और शीत ऋतु में फल जो है वो अतिरेचक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कटुरस वो उष्ण वीर्य वाला होता है। साथ ही साथ यह जो है कृमिघ्न, व्रण रूपक, ठीक है, विड़ भेदक, रक्त पित्तघ्न तथा आम पाचक होते हैं। तो यह जो है कृमिघ्न, व्रण रूपक, विड़ भेदक, रक्त पित्तघ्न व आम पाचक होते हैं। साथ ही साथ उदरस्थ कृमि की श्रेष्ठ औषधि है। तो उदरस्थ कृमि की क्या है, ये श्रेष्ठ औषध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंपिल्लक के शोधन के विषय में बात करें तो कंपिल्लक को जल में डाल देने से यह जो है शुद्ध हो जाता है। तो कंपिल्लक को जल में डाल देने से ये क्या है, शोधित हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया। मारण और सत्वपातन के विषय में बात करें तो मारण और सत्वपातन में बताया गया है कि वानस्पतिक द्रव्य होने के कारण मारण और सत्वपातन नहीं होते हैं। तो मारण और सत्वपातन के विषय में बताया गया है कि वानस्पतिक द्रव्य होने के कारण इसका मारण और सत्वपातन नहीं होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो 4 से 6 गुंजा तक इसकी मात्रा है। रेचनार्थ जो है 3 से 6 मासा तक इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान में इसके उष्ण जल का प्रयोग किया जाता है। तो अनुपान में क्या है, उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो कृमिघातनी गुटिका, इसके अलावा त्रिफलादि घृत, पटोल आदि चूर्ण, ब्रह्मघृत और बिंदु घृत, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो कृमिघातिनी गुटिका, ठीक है, इसके अलावा त्रिफलादि घृत, पटोल आदि चूर्ण, ब्रह्मघृत और बिंदु घृत, ये इसके प्रमुख योग है कंपिल्लक के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो साधारण रस है वो है आपका गौरी पाषाण, वेटेरियस बोला जाता है, वाइट आर्सेनिक होता है ये। ठीक है, इसका याद रखना, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 इसका फॉर्मूला है। बात करें इसके पर्याय के विषय में तो गौरी पाषाण को किन किन नामों से जाना जाता है। तो गौरी पाषाण को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सोमल कहते हैं, ठीक है, मल्ल बोला जाता है, फेनास्म बोला जाता है, इसके अलावा सांखिया बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में शंखमूष हो गया, ठीक है, शंखमूषी हो गया, गौरी पाषाण हो गया, दारूमूष हो गया, दारूमोच हो गया, मल्लक हो गया, फेनाश्य हो गया, संबल हो गया, हतचूर्णक हो गया, मूषक हो गया, अखुपाषाण हो गया, विकट हो गया, संबूल
संबूल खार हो गया, ठीक है, तथा व्यक्त देह हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो शोमल, मल्ल, फेनास्म, सांख्या, खरमूश, शंखमुशी, गौरीपाषाण, दारुमूश, दारुमोच, मल्लक, फेनाश्य, संबल, हथचूर्ण, मूषक, आखुपाषाण, विकट, व्यक्तदेह, ये सभी इसके पर्याय हैं। सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो क्या है, सुश्रुत ने कल्प स्थान के अध्याय 2 में धातु विष के संदर्भ में किए हैं। तो ये चीज याद रखना है, गौरी पाषाण का सर्वप्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता में कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो कल्प स्थान के अध्याय 2 में धातु विष के संदर्भ में किया है इसका वर्णन। भेद के विषय में बात करें तो रसतरंगिणी के अनुसार इसके दो भेद होते हैं, श्वेत एंड रक्त। श्वेत जो होता है वो कृत्रिम होता है और रक्त जो होता है वो खनिज होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है गौरी पाषाण के विषय में। रस रत्न समुच्चय ने इसके 3 भेद बताए हैं। कौन से हैं, स्फटिकाभ, संखाभ और हरिद्राभ। स्फटिकाभ जो होते हैं वो क्या होता है, श्वेत वर्ण का होता है तथा श्रेष्ठतर होता है। तो स्फटिकाभ जो है वो श्वेत वर्ण का होता है, वह श्रेष्ठतर होता है। संखाभ जो होता है वो पांडु वर्ण का होता है, वह श्रेष्ठतर बताएगी इसे भी। हरिताभ जो होता है वो पित्त वर्ण का होता है और श्रेष्ठ होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। शोधन के विषय में बात करें तो इसका शोधन कैसे किया जाता है, तो कार्वेलक के अंदर रख करके दोलय यंत्र विधि द्वारा 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो कार्वेलक के अंदर रख करके दोलय यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। मारण और सत्वपातन के विषय में बात करें तो इसका मारण नहीं होता है तथा सत्वपातन जो है हड़ताल की तरह होता है। तो इसका मारण नहीं होता तथा सत्वपातन हड़ताल की तरह होते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें इसके गुण के विषय में तो गुण में बताया है रस बंधनकर होता है, ठीक है, रस बंधक बताया गया है, स्निग्ध होता है, दोषग्न होते हैं, रस वीरीकृत होते हैं। यह जो है अत्यंत कामोदीपक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसकी औषधीय मात्रा के विषय में, तो औषधीय मात्रा इसका 1/120 से लेकर के 1/130 जो रति है इसकी मात्रा बताई गई है। घातक मात्रा 1 रति होती है, यानी कि 125 mg जो है इसकी घातक मात्रा है। इसके बाद में बताया गया है संख्या जो विष है उसके प्रभाव के शांति हेतु क्या का प्रयोग किया जाता है, तो संख्या विष के प्रभाव के शांति हेतु एंटीडोट के रूप में टंकन का विलयन हो गया या कार्वेलक स्वरस हो गया या फिर गोदुग्ध में घृत व मिश्री मिला करके उसके साथ में देते हैं। तो इसका जो घातक प्रभाव या विष कारक प्रभाव है उसकी शांति के लिए टंकन का विलयन, कार्वेलक स्वरस या गोदुग्ध में गोघृत मिश्री मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख योग के विषय में बात करें तो प्रमुख योग में आपका आता है मल्ल सिंदूर, ठीक है, समीर पन्ना रस, इसके अलावा चणेश्वर रस, मल्लगर्भ पोटली रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो मल्ल सिंदूर, समीर पन्ना रस, चंडेश्वर रस और मल्लगर्भ पोटली रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका नवसाद, ठीक है, विड लवण। तो आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, नवसाद विड लवण अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, तो इसे और क्या बोला जाता है, तो निसार बोला जाता है, नत्यसार बोला जाता है, नवसार बोलते हैं, निसाद सादगर बोला जाता है, ठीक है, किट्टछार हो गया, स्टिका लवण बोलते हैं इसको, चुल्लिका लवण बोला जाता है और चुलिका लवण भी बोलते हैं। तो चुल्लिका लवण और चुलिका लवण दोनों बोला जाता है। तो निसार, नत्यसार, नवसार, निषादगर, इसके अलावा किट्टछार, स्टिका लवण, चुल्लिका लवण, चुल्ली लवण, ये सभी इसके पर्याय हैं। बात करते हैं प्राप्ति स्थान के विषय में, तो इटली में सिलसिली के ज्वालामुखी पर्वत से के आसपास जो है ये प्राप्त होते हैं। तो इटली में सिलसिली की ज्वालामुखी पर्वत के आसपास ये प्राप्त होते हैं। रस ग्रंथों के अनुसार करीर और पिल्लू वृक्ष के काष्ठों को जलाने से प्राप्त जो क्षार है उसी को ही क्या है, नवसादर कहते हैं। तो करीर और पीलू वृक्ष के काष्ठों को जलाने से जो प्राप्त क्षार है उसी को ही नवसादर कहते हैं रस ग्रंथ के अनुसार। शोधन, मारण व सत्वपातन के विषय में बात करें तो इसका वर्णन जो है नहीं है रसरत्न समुच्चय में। गुण के विषय में बात कर लेते हैं, तो गुण में जो है रसेंद्र जारण, लोह द्रावण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रसेंद्र के जारण के लिए यानी कि पारद के जारण के लिए, लोह द्रावण के लिए तथा जठराग्नि का वर्धन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ गुल्म, प्लीहा, शोफग्न आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिदोषग्न होते हैं।
वत्सनाप जो है वो एंटीडोट है नौशादर का, सॉरी वत्सनाप का एंटीडोट है नौशादर, ठीक है। तो वत्सनाप का एंटीडोट कौन सा है? नौशादर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिर दर्द एवं गिनी वर्म में एक माशा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सर दर्द वगैरह हो गया, ठीक है, और गिनी वर्म जो रोग है उसमें एक माशा की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा जो है इसकी 2 से 8 रति बताई गई है। कितना है इसकी मात्रा? 2 से 8 रति है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो श्वेत क्षार परपटी, ठीक है, शंखद्राव, वृश्चिक दंसहर लेप, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो श्वेत या क्षार परपटी, ठीक है, और शंखद्राव, वृश्चिक दंसहर लेप, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं करपत के विषय में। तो मेराइन जो सेल है, ठीक है, कपर्द सॉरी, तो कपर्द के विषय में बात करें तो मेराइन जो सेल है उसके विषय में CaCO3, क्या क्या बोला जाता है इसे? तो कपर्द को अपन क्या बोलते हैं? तो कपर्द को यहाँ पे आपका चर बोला जाता है, चराचर बोला जाता है, बाल क्रीड़नक बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाल क्रीड़नक इसको बोलते हैं, तो कपर्द को बोलते हैं। इसके अलावा वराट हो गया, वराटक हो गया, वराटी हो गया, वराटिका हो गया, कपर्दिका हो गया, कपर्दी हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो चर, चराचर, बाल क्रीड़नक, वराटक, वराटी, वराटिका, कपर्दिका, कपर्दी, ये सभी इसके पर्याय हैं। यह मोलस्का जाति के समुद्री प्राणियों का कवच होते हैं, ठीक है। तो मोलस्का जाति के समुद्री प्राणियों का ये क्या है? कवच होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसतरंगिणी ने इसके 3 भेद बताए हैं। पित्त जो उत्तम होता है, श्वेत जो मध्यम होता है, और धूसर जो अधम होता है। तो पित्त, श्वेत, धूसर, ठीक है, पित्त उत्तम, श्वेत मध्यम, और धूसर जो है अधम होते हैं। तो ये इसके 3 भेद बताए हैं। रस रत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं, वराटिका और वराट, ठीक है। तो वराटिका और वराट, वराट जो होता है वो कौड़ी या कम भारी पित्त कफवर्धक होते हैं, ठीक है। वराटिका की मात्रा के विषय में बात करें तो 6 मासा जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, पित्त वर्ण का, 4 मासा जो है मध्यम होते हैं श्वेत वर्ण का, और 3 मासा जो है कनिष्ठ होते हैं, ठीक है, निकृष्ट होते हैं धूसर वर्ण का, ठीक है। ये सुधार लेना। शोधन के विषय में बात करें तो दोला यंत्र में कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो ये चीज याद रखना है, दोला यंत्र से इसका कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। सत्यपातन और मारण के इसका वर्णन देखने को नहीं मिलते हैं। गुण के विषय में बात करें तो गुण में यह जो होता है कटु उष्ण दीपनीय गुण से युक्त होते हैं, तो कटु उष्ण दीपनीय गुण से युक्त होते हैं। इसके अलावा तृष्णा तथा रसेंद्र जारण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वीर्य के विषय में बात करें तो यह जो है उष्ण वीर्य वाला होते हैं। अम्ल पित्त की श्रेष्ठ औषधि है, तो ये अम्ल पित्त की क्या है? श्रेष्ठ औषधि है। परिणाम सुलग्नी होते हैं तथा ग्रहणी क्षय नाशक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो इसके अंतर्गत अग्नि कुमार रस हो गया, ग्रहणी कपाट रस हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया, ठीक है, रत्न गर्भ पोटली रस हो गया, प्रद्रांतक लौह हो गया, लवंग आदि वटी हो गया, ये इसके प्रमुख योग है। तो अग्नि कुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, ठीक है, प्रवाल पंचामृत रस, रत्नगर्भ पोटली रस, प्रद्रांतक लौह तथा लवंग आदि वटी, ये इसके प्रमुख योग हैं। नेक्स्ट है आपका अग्निजार, ठीक है। तो अग्निजार का पर्याय क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो अग्निजार को अपन अग्निज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अग्निगर्भ भी बोला जाता है, तो अग्निज, अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्निज्वाला। इसके अलावा वड़व अग्निमल, ठीक है, तो वड़वा अग्निमल, व्रीहिजार, अग्निमल, ठीक है। सिंधुफला, सिंधुफला इंपॉर्टेंट है, सिंधुफला किसको बोलते हैं? तो सिंधुफला अग्निजार को बोलते हैं। जरायु बोला जाता है। इसके अलावा अर्णवोद्भव बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है रसरणों में अभ्रक द्रावण हेतु किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो रसरणों में अभ्रक द्रावण के लिए इसका प्रयोग किया गया। उत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं इसके। तो उत्पत्ति में बताया गया है कि अग्निवक्र नामक समुद्री जंतु का जरायु है, ठीक है। सूर्य के किरणों के द्वारा सुखा करके अग्निजार या अंबर जो है वो उत्पन्न होता है। तो अग्निवक्र नामक जो समुद्री जंतु है उसका जरायु है, और सूर्य के किरणों के द्वारा इसका सूख करके अग्निजार या अंबर निर्मित होते हैं। इसके अलावा स्पर्म हेल मछली के आंतों से
सीवन होने वाला मोग सदृश पदार्थ सुगंधित जो द्रव्य है वो जो है अग्निजार कहलाता है। तो स्पर्म व्हेल जो मछली है उसके आंतों से सीवन होने वाले, स्त्रवित होने वाला जो मोम सदृश पदार्थ है जो सुगंधित होता है वो आपका अग्निजार है। शोधन और मारण के विषय में बात करें तो शुद्ध होने से शोधन तथा मारण नहीं होता है। ये पहले से ही शुद्ध होता है तो इसका शोधन और मारण की जरूरत नहीं पड़ती। स्वरूप के विषय में बात करें तो क्षिप्रम मुक्त फलम संप्रभम, ठीक है। तो जो मुक्ता फल है उसके समान उसके प्रभाव वाला होते हैं। रस के विषय में बात करें तो इसका रस कटु होते हैं। गुण जो है वो लघु उष्ण होते हैं, दीपनग्राही तथा कफहर होते हैं। तो रस कटु, गुण लघु उष्ण, दीपनग्राही और कफहर होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो 1/4 से 1/2 रति इसकी मात्रा बताई गई है। अनुपान में मधु, घृत व नवनीत का प्रयोग करते हैं। तो अनुपान में अपन मधु, घृत व नवनीत के इसका प्रयोग करते हैं। गुण के विषय में बात करें तो अग्निजार जो है स्त्री दोषग्न, धनुर्वार्त आदि वातनुत वर्धनो रसवीर्यस्य दीपनो जरणस्तथा, यानी कि धनुवार्त की श्रेष्ठ औषधि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अग्निजार जो है वो धनुवार्त की श्रेष्ठ औषधि है तथा संपूर्ण वात व्याधिहर होता है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो इसका बृहत्वात चिंतामणि रस हो गया, जवाहर मोहरावटी हो गया, ठीक है, धात्री रसायन हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो बृहत्वात चिंतामणि रस, जवाहर मोहरावटी, ठीक है, याकुती, धात्री रसायन, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका गिरि सिंदूर। तो गिरि सिंदूर का पर्याय क्या है? तो गिरि सिंदूर को बोला जाता है रक्त रेणु बोला जाता है। तो गिरि सिंदूर को रक्त रेणु बोलते हैं। रसगर्भ रसांजन बोला जाता है। तो रसगर्भ रसांजन बोला जाते हैं। रक्त रेणु जो पर्याय है, ठीक है, वो गौरी पाषाण का भी है और गिरि सिंदूर का भी है। तो ये चीज याद रखना है, रक्त रेणु जो है वो किसका किसका पर्याय है? गौरी पाषाण और गिरि सिंदूर दोनों का है। बड़े बड़े पर्वत के बीच कभी कभी थोड़ा सा पारद, शुष्क एवं लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को ही कहे गिरि सिंदूर कहते हैं। तो बड़े बड़े पर्वतों के बीच कभी कभी थोड़ा सा पारद, शुष्क एवं लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को ही गिरि सिंदूर कहते हैं। इसके अलावा रस जल निधि के अनुसार सिंदूर के 2 भेद बताए गए हैं, गिरि सिंदूर और नाग सिंदूर। गिरि सिंदूर जो है वो स्वभावज होते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला याद रखना है HgO, और नाग सिंदूर जो है वो कृत्रिम होते हैं, Pb3O4, ठीक है। तो कृत्रिम नाग सिंदूर है और गिरि सिंदूर स्वभावज है। गुण के विषय में बात कर लेते हैं, क्या क्या गुण है? तो त्रिदोष शामक होते हैं, ठीक है, भेदनी रसबंधक, इसके अलावा देह लोहकर होते हैं, ठीक है, नित्य होते हैं, ये सभी जो है इसके गुण हैं। नेक्स्ट है आपका हिंगू, ठीक है, कहना बार HgS, ठीक है, रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी। इसमें पारद जो है वो 86.2% होता है, गंधक 13.8% होता है, ठीक है। हार्डनेस जो है इसका 2 से 2.5% होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.1 होते हैं। सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में दरदर देश की खान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, जो सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और दरदर देश की खान से ये प्राप्त होते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो म्लेच्छ, इसके अलावा रक्त, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण पारद, रस उद्भव, ठीक है। तो चूर्ण पारद, रस उद्भव, रस स्थान, ठीक है, शुक तुंड बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शुक तुंड किसको बोला गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका रंजन, ठीक है, कपिशीर्ष, रक्तकाय, हंसपाद किसका पर्याय है, ये आपको ध्यान में रखना है। लोहग्न हो गया, सिंगरफ हो गया, हिंगू हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं, ठीक है। तो म्लेच्छ, रक्त, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण पारद, रस उद्भव, रस स्थान, शुक्रतुंड, रंजन, कपिशीर्षक, रक्तकाय, हंसपाद, लोहग्न, सिगरफ, हिंगू, ये सभी इसके पर्याय हैं। हिंगू से पारद जो है वो आपका, हिंगू से जो पारद की प्राप्ति है वो 650 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 650 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस पे आपका हिंगू से पारद प्राप्त होती है। भेद के विषय में बात करें तो आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं, चर्मरा हिंगुल, सुक्तुंड हिंगुल और हंसपाद हिंगुल, ठीक है। तो चर्मरा हिंगुल, सुक्तुंड हिंगुल और हंसपाद हिंगुल। अशुद्ध हिंगुल सेवन से क्या होता है? तो अशुद्ध हिंगुल सेवन से क्या है,
अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह तथा प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो अशुद्ध हिंगुल के सेवन से अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह और प्रमेह की उत्पत्ति होती है। शोधन के विषय में बात करें तो आद्रक स्वरस व लकुश स्वरस की सात भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। तो आद्रक स्वरस और लकुश स्वरस की सात भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। ग्राह्य हिंगुल के विषय में बात करें तो ग्राह्य हिंगुल बताया गया है जप कुसुम वर्ण का होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, सुनहरा होगा। ठीक है, भारपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। रस के विषय में बात करें तो रस इसका कैसा होता है, तो रस जो है वो कटु तिक्त कसाय होते हैं। वीर्य जो है इसका उष्ण होते हैं। गुण के विषय में बात करें तो दीपन तथा रसायन इसका गुण है। मात्रा इसका 1/2 से लेकर के 1/30 की मात्रा बताया गया है। अनुपान में अपन मरीच, गुड़, पिपली एवं गुड़ुचि स्वरस तथा मधु का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुपान के रूप में मरीच तथा गुड़, पिपली एवं गुड़ुचि स्वरस का इसका प्रयोग कर सकते हैं अनुपान के रूप में। नेक्स्ट है आपका प्रमुख योग के विषय में बात करें तो हिंगलेश्वर रस। ठीक है, प्रमुख योग में कौन सा है, हिंगलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस। ठीक है, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। तो हिंगलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर बात करते हैं आपका मूर्धशंख। ठीक है, तो मूर्धशंख के विषय में बात करें, पीबीओ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मृदार श्रृंग इसे बोला जाता है या बोदार श्रृंग बोलते हैं। ठीक है, मूर्धशंख भी बोलते हैं, मूर्धशंखक भी बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से मृदार सिंह बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बात करें इसके भेद के विषय में तो 2 भेद बताए गए हैं रसरत्न समुच्चय के अनुसार, सदल और निर्दल। ठीक है, इसी प्रकार खनिज और कृत्रिम होते हैं। ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो मृदार सिंह जो पित्ताव वर्ण का होता है, दल युक्त होते हैं, सदल व निर्दल। ठीक है, दोनों प्रकार का आपका पाया जाता है। खर स्पर्श गुरु जो होते हैं वो क्या है, ग्राह्य स्वरूप वाला होते हैं। शोधन जो है शास्त्रोक्त इसका कोई शोधन विधि का वर्णन नहीं मिलते हैं। मृदार सिंह का सत्वपातन जो है वो नाग प्राप्त होते हैं, मतलब सत्वपातन जब करते हैं मृदार सिंह का तो क्या है, नाग जो आपका है उसकी प्राप्ति होती है, नाग की प्राप्ति होती है। ठीक है, उपयोग के विषय में बात करें तो उपदंश रोग नाशक होते हैं, फिरंग व्रण नाशक होते हैं, इसके अलावा रसबंधक होते हैं, त्वक दोष नाशक होते हैं, वह केशों को रंगने वाला होते हैं। इसका उपयोग जो है उपदंश रोग नाशक, फिरंग व्रण नाशक, रक्तबंधक, त्वक दोष नाशक और केशों रोग को रंगने वाला होता है। ठीक है, केशों को रंगने वाला होता है, ये सभी इसके उपयोग हैं। समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है वो मस्तुलुंग आद्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना देने से देकर सुखा देने से हो जाता है। तो समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है वो मस्तुलुंग आद्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना दे करके सुखा देने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है। तो ये आपको साधारण रस के विषय में याद रखना है। फिर थोड़ा सा अपन रत्न वर्ग में कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मणियाँ जो है वो 8 प्रकार की होती हैं। कौन से 8 प्रकार की हैं, तो वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त और पन्ना, ये 8 प्रकार की मणियाँ हैं। तो वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त और पन्ना। रत्न जो है वो 9 होते हैं, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षर्य, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य। ठीक है, इसके अलावा ये बात करें रसोपनिषद ने 7 बताए हैं। ठीक है, इन्होंने वैक्रांत को जो है वो और एड ऑन किए। फिर इसके बाद में बात करें गुण के विषय में, तो यहाँ पे जो है पारद का बंधन करने वाले होते हैं, सूद बंधन कर यानी कि पारद का बंधन करने वाले होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देह धारक व जरा व्याधि का नाश करने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट है रत्न के दोष। कितने हैं रत्न के दोष, तो रत्न के 5 दोष बताए गए हैं। कितने दोष बताए गए हैं, 5 दोष बताए गए हैं। कौन से वो 5 दोष है, तो ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता। ठीक है, तो ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता, ये 5 दोष हैं। रत्न के 5 गुण बताए गए हैं, स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक वाला व षटकोण। ठीक है, तो रत्न के 5 गुण बताए गए हैं, स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक वाला व षटकोण युक्त, ये रत्न के 5 गुण हैं। प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों पर वायु, जल, काल का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों पर वायु, जल और काल का प्रभाव नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रत्न के गुण के विषय में बात करें तो रत्न जो होता है वो कैसा होता है, तो मधुर रस,
कसाय रस युक्त होता है तो मधुर व कसाय रस युक्त होगा, शीत वीर्य वाला होगा। ठीक है, सड़, दीपन, लेखन तथा विषर व नेत्र रोगहर होते हैं। तो ये चीज याद रखना, मधुर कसाय रस युक्त, शीत वीर्य, सर, दीपन, लेखन, विषर, नेत्र रोगहर होता है। ये रत्न के गुण हैं। सामान्य शोधन के विषय में बात करें तो जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलीय स्वरस व अम्ल द्रव्य। इसके अलावा आपका नारी, स्तन्य, क्षार द्रव्य, गोमूत्र में दोलय यंत्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन करने से या प्रतप्त करके बुझाने से इसका सामान्य शोधन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य शोधन याद रहना ही है रत्नों का। तो जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलीय स्वरस, अम्ल द्रव्य, नारी स्तन्य, क्षार द्रव्य, गोमूत्र में दोलय यंत्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन करना या प्रतप्त करके बुझाने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है रत्नों का। विशेष शोधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो विशेष शोधन में आपका बताया गया है कि माणिक्य का जो शोधन है वो अम्ल वर्ग के द्रव्यों से करते हैं। तो माणिक्य का शोधन अम्ल वर्ग के द्रव्यों से करते हैं। मुक्ता का जो शोधन है जयंती स्वरस से किया जाता है। तो मुक्ता का शोधन जयंती स्वरस से करते हैं। प्रवाल और विद्रुम का जो शोधन है वो क्षार वर्ग से करते हैं। तो प्रवाल और विद्रुम का जो शोधन है वो क्षार वर्ग से किया जाता है। ताक्षर्य का जो शोधन है वो गोदुग्ध से करते हैं। तो ताक्षर्य का जो शोधन है वो गोदुग्ध से किया जाता है। पुष्पराज का जो शोधन है वो क्या है, कांजी व कुल्थिकवात से करते हैं। तो कांजी व कुल्थिकवात से क्या है, पुष्पराज का स्वेदन किया जाता है। हीरा का जो स्वेदन है वो तंडुलीय से यानी कि चौलई से करते हैं। तो हीरा का जो स्वेदन है वो तंडुलीय चौलई से करेंगे। नीलम का जो स्वेदन है वो नीली वृक्ष स्वरस से करेंगे। तो नीलम का जो स्वेदन है नीली वृक्ष स्वरस से करेंगे। गोमेद का जो शोधन है वो गोरोचन युक्त जल पूरित से करते हैं। तो गोमेद का जो शोधन है गोरोचन युक्त जल पूरित से करते हैं। वैदुर्य का जो शोधन है वो त्रिफलकवात से करते हैं। तो वैदुर्य का जो शोधन है वो त्रिफलकवात से करते हैं। बात कर लेते हैं ग्रह रत्न धातु का संबंध। ठीक है, तो इसमें वह हार्डनेस वगैरह से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ये आपका रत्न और ग्रह का संबंध है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद रखना है। सूर्य का संबंध माणिक्य से है। ठीक है, चंद्र का संबंध मुक्ता से है, मंगल का संबंध प्रवाल से है। तो ये चीज याद रखना, सूर्य माणिक्य, चंद्र मुक्ता, ठीक है, मंगल जो है वो प्रवाल से है। बुद्ध का जो संबंध है वो ताक्षर्य से है। तो बुद्ध का जो संबंध है वो ताक्षर्य से है। बृहस्पति का संबंध पुखरास से है। तो बृहस्पति का संबंध पुखरास से है। शुक्र का जो संबंध है वो हीरक से है। तो शुक्र का संबंध हीरक से। शनि का जो संबंध है वो नीलम से है। शनि का संबंध नीलम से। राहु का जो संबंध है वो गोमेद से है। और केतु का संबंध जो है वो वैदुर्य से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवाल जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे और देख लेते हैं। प्रवाल जो है जो जो इंपॉर्टेंट है वो समुद्री जंतु जो है एंथोजोआ से प्राप्त होते हैं। प्रवाल का पर्याय क्या है, तो इसे मूंगा बोला जाता है, प्रवालक बोला जाता है, भौम ग्रह बोला जाता है, भौम रत्न भी बोलते हैं इसे, विद्रुम बोलते हैं। इसके अलावा अवधि जंतु विशेषोत्थ बोला जाता है, रक्तांग बोला जाता है, लतामणि हो गया, ठीक है, रक्तांकुर हो गया, अंबोधि पल्लव हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो वर्ण भेद से 4 प्रकार के होते हैं ये। कौन सा? श्वेत, धूसर, कृष्ण, रक्त और गुलाबी, रक्त या गुलाबी। ठीक है, तो श्वेत, धूसर, कृष्ण, रक्त या गुलाबी वर्ण को होते हैं। आकृति भेद से 2 प्रकार के हैं, प्रवालशाला और प्रवाल मूल। ग्राह्य प्रवाल जो होते हैं उसके विषय में बात करें तो जो ग्राह्य प्रवाल होते हैं वो क्या होते हैं, पक्व बिंबी फल के समान दिखाई देते हैं, विवृत आकार का होगा, वक्राकार होगा, स्निग्ध वर्ण का होगा। ठीक है, तथा ये जो है आपका ग्राह्य प्रवाल का गुण है। मारण के विषय में बात करें तो इसका जो है घृत कुमारी स्वरस, सतावरी स्वरस, जयंती स्वरस, गोदुद्ध की जो है 3 बार मतलब भावना देने से, ठीक है, 3 गज फुट इसका मारण हो जाते हैं। गोदुद्ध की भावना देकर के 3 गज फुट देने से इसका मारण हो जाते हैं। तो अपन घृत कुमारी स्वरस या फिर अपन सतावरी स्वरस या फिर जयंती स्वरस या फिर गोदुद्ध की भावना दे दिए, ठीक है, और 3 गज फुट लगाने से इसका मारण हो जाते हैं। मात्र इसका आधा से लेकर के 2 रति तक इसकी मात्रा बताई गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं भस्म। भस्म कैसा बनता है, तो श्वेत पिष्टी के समान गुलाबी वर्ण का बनेगा। सॉरी, श्वेत जो है श्वेत वर्ण का इसका भस्म बनता है और पिष्टी जो है वो गुलाबी वर्ण का बनता है। तो ये चीज याद रखना है, श्वेत वर्ण का इसका भस्म बनेगा और पिष्टी गुलाबी वर्ण का बनेगा। गुण के विषय में बात करें तो रस मधुर होते हैं और वीर्य शीत होते हैं। ठीक है, दीपन, पाचन, क्षय, पित्त, काशग्न होते हैं। तो ये यहाँ पे इसका गुण है। प्रवाल के दोष के विषय में बात करें तो इसके 7 दोष बताए गए हैं। कौन से वो 7 दोष हैं, तो पांडु हो गया, धूसर वर्ण का हो गया, रुक्ष हो गया, ठीक है,
रुक्ष वर्ण युक्त हो गया, छिद्र युक्त हो गया, हल्का हो गया, श्वेत वर्ण का हो गया, ये इसके प्रवाल के 7 दोष हैं। योग के विषय में बात करें तो अपूर्व मालती बसंत रस, ठीक है, पूटपाक विषम ज्वरांतक आपका रस हो गया, ठीक है, रत्नगर्भ पोटली हो गया, सर्वांग सुंदर रस हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं, ठीक है। तो पूर्व मालती बसंत रस, पूटपाक विषम ज्वरांतक रस हो गया, रत्नगर्भ पोटली रस हो गया, सर्वांग सुंदर रस हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं। कृत्रिम प्रवाल का निर्माण का वर्णन जो है वह रस प्रकाश सुधाकर में मिलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रस प्रकाश सुधाकर में कृत्रिम प्रवाल के निर्माण का वर्णन मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है 10th नंबर का वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।